हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज की क्लास में हम इन्वेंट्री का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो रह गया इन्वेंट्री का, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मेथड और इन्वेंट्री टेकिंग्स। ठीक है, ये दो टॉपिक्स रह चुके हैं जिसको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसके साथ इन्वेंट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के साथ। ठीक है, टिल नाउ आई होप आपको इन्वेंट्री का चैप्टर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप इसको यूजफुल फाइंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें मोटिवेट करता है आगे और भी ऐसे लेक्चर्स लाने के लिए। और चलिए इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री का टॉपिक जो कि रह गया है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इन्वेंट्री कॉस्टिंग के जो मेथड होते हैं। ठीक है ना, इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड पढ़े थे हमने, जिसमें हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल और एक हमने कहा था नॉन हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल में बहुत सारे मेथड थे, हमने सारे कवर कर लिए। हिस्टोरिकल में हमारे पास कौन कौन से मेथड थे? हिस्टोरिकल में हमारे पास था फीफो, हमारे पास था लीफो, हमारे पास था वेटेड एवरेज मेथड, हमारे पास था सिंपल एवरेज मेथड, हमारे पास था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, सो ऑन मेथड ना। कितने सारे मेथड्स थे, हमने सारे मेथड्स को एक एक करके देखा, समझा, एग्जाम्पल्स भी किए। अब हमारे पास बचा है नॉन हिस्टोरिकल मेथड। नॉन हिस्टोरिकल मेथड में दो मेथड्स आते हैं। ठीक है, एक आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ओके, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और एक आता है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो मैं पहले कर रही हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक, देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड उस जगह अप्लाई किया जाता है जहाँ पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाईली फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, और बाकी जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का एग्जाम हम फॉलो नहीं करते। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं, आप सबको पता होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, क्या हो रहा है, या गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल करती है आपके क्रूड ऑयल की प्राइस, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। ठीक है, इससे हमारा और आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो स्टैंड ऐसी जगह पे हम कहाँ क्या लगाते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाते हैं। यहाँ पे जब हमें वैल्यूएशन करना होता है तो हम कॉस्ट या एनआरवी, फीफो, लीफो या वेटेड एवरेज की तरफ नहीं जाते। हम देखते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उस मार्केट के प्राइस के बेसिस पे हम उसकी कॉस्ट को निकाल लेते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस याद रखना है, तो इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, आप इतना याद रख लो, इसमें इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाई वेयर प्राइसेस चेंज्ड फ्रिक्वेंटली। बस इतना ही है इसमें याद करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए नोट कर लो, लाइक क्रूड ऑयल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो प्राइस चल रहा होता है मार्केट में उसको उठाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, इसमें कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड की। ठीक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को एक और कहा नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस मेथड। ठीक है, या रिटेल कॉस्टिंग मेथड, रिटेल मेथड। ठीक है, नाम अपने आप में, इसका जो सेकंड नेम है ना, इसका पर्पस क्लियर कर रहा है कि ये करता क्या है। इसका मतलब ये है कि जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, हम इसको रिटेल के सेक्टर में अप्लाई करते हैं। कहाँ करते हैं इसको? कहाँ अप्लाई किया जाता है? अप्लाई किया जाता है रिटेल सेक्टर में। ठीक है, अप्लाई इन रिटेल सेक्टर, हम इसको रिटेल के सेक्टर में अप्लाई करते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के समझ में ना आए। एक चीज़ क्लियर होगी, मतलब इसे कहाँ अप्लाई किया जाता है? रिटेल की सेक्टर में अप्लाई किया जाता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हर एक आइटम की, प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता, क्योंकि लगभग लगभग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक जैसा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे हम ऐसे मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, वे असरटेनिंग कॉस्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट
इज डिफ़िकल्ट, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना डिफ़िकल्ट होती है। क्यों डिफ़िकल्ट होती है? क्योंकि वो सिमिलर नेचर्स के हो जाते हैं, सिमिलर प्राइसेस आ जाती हैं, उनके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज भी सिमिलर्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट आती है। वहाँ पे हम मेथड अप्लाई करते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब बात आई भैया एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड अप्लाई करते हैं, ये तो ठीक है, बट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बोलता है क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है अपने आप में। ये बोलता है कि हमारे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, हमारे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से अगर हमें प्राइस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और इसको हटा के जैसे ही हटाएंगे हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या बोलता है? जो भी क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस है उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटा देंगे और हमें पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला इतना ही है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटा दो, आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। यानी जब भी ये मेथड हमें अप्लाई करना है तो हमें उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। चलो तो हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका एक। चलो ये एग्जाम्पल है, कॉपी अपने इस पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है, इस पे अपन कर रहे थे ये, ठीक है। चलो पेस्ट। क्या कह रहे हैं? XYZ आर रिटेल बिजनेस। मैंने कहा था कहाँ पे लगता है? रिटेल बिजनेसेस में लगता है। कहा था मैंने अभी बोल ही रहा है। X, Y and Z आर इन रिटेल बिजनेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। 31 मार्च के रिकॉर्ड से हमें ये चीज़ें मिली है। क्या क्या मिली है? गुड्स रिसीव हुआ फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है, गुड्स रिसीव हुआ सप्लायर से 15,75,500 का, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का मतलब ये है कि अभी तक इनमें से ट्रेड डिस्काउंट ना तो माइनस किया गया और ना ही टैक्सेस को प्लस किया गया है। ठीक है, राइट। उसके बाद आगे कह रहा है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं 87,500। सेल्स हमें गिवन है 22,45,500 एंड सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है इन्वेंट्री की यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, राइट, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो भाई एक चीज़ तो हम सबको पता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ठीक है, आपको पता है ना कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, यही होता है। अब भाई यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्या? नहीं गिवन है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है। अच्छा, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो कैसे बनता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे लगता है आप सबको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता होगा और मुझसे बेहतर बनाना आता होगा। आप सबको पता है मैं क्लास 12 तक साइंस साइड स्टूडेंट थी, उसके बाद कॉमर्स में आई हूँ, तो आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे डेफिनेटली, है ना। मैंने तो आपसे बहुत कम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, तो मुझे को लगता है आपको मेरे से बेहतर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आते हैं। ओके, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? हाँ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक,
to purchase, by sale, by closing stock, and by gross profit. ओके, यही आता है कि कुछ और आता है? बताओ बताओ, कुछ और आता है? यही आता है ना? कुछ और भी आता है? अगर कुछ और आता हो तो बता दो कि हाँ मैम ये आता है, आपने ये नहीं लिया, आपको ये ले लेना था। ठीक है, चलो यही आता है। हाँ चलो, तो हमें क्या करना है भाई? हमको भी तो वही करना है, ठीक है ना? हमें भी वही करना है। देखो हमें क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है, यानी ओपनिंग स्टॉक हम क्या मान लेंगे? नील मान लेंगे। हमें परचेजेस निकालनी है, हमें सेल्स निकालनी है, और हमें सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दी है, हम उसे यहाँ रखेंगे और हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। तो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यही हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया सेल प्राइस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग प्लस परचेज। ठीक है, यही हुआ ना? हम यही करेंगे, सब हम यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिए, ये करेक्ट परचेजेस दिए क्या? नहीं दिए, क्योंकि सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस है। हमें ट्रेड डिस्काउंट का रेट और जीएसटी का रेट गिवन है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी एक्चुअल परचेज प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं, साथ में पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, राइट। चलो कलर बदलते हैं, और हम कौन सा कलर लेंगे अब? हम लेंगे ग्रीन लेंगे, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड हुए हैं हमें सप्लायर से, कितने के? 15,75,500, ठीक है। इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, वो हम पहले माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 3%। निकालो इसका 3% कितना होता है? 15,75,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, और ये होता है 47,265, ठीक है। वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो गई? माइनस 15,75,500, वैल्यू हो गई 15,28,000, 15,28,235, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना है जीएसटी, करो एट द रेट ऑफ 11% इंटू 11%, ये हो गया 1,68,105, प्लस आप करो पैकिंग चार्जेस, क्योंकि ये भी तो आपके परचेज का ही पार्ट बनेंगे ना। अदर कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि ये परचेजेस के प्राइस बनते हैं ना, अदर एक्सपेंसेस जो हम इंकर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ 87,500। अब जब आप इसको टोटल परचेज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17,83,841, ये आपकी आ गई टोटल परचेजेस। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास दिमाग में ज़रूर आ सकता है कि मैम आपने कहा था कि जब हमें किसी चीज़ का ये मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो हम उसको परचेज का पार्ट, परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। हाँ, मैंने बिल्कुल यही कहा था, बट इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जीएसटी को हमने परचेज का पार्ट बना रखा है, परचेज कॉस्ट का।
देखो ये ICI मॉड्यूल का एग्जांपल है और ICI मॉड्यूल में जीएसटी को परचेज प्राइस का पार्ट बना के दिया गया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक छोटा बिजनेस है और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता है, राइट। और अगर आप एग्जाम में जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हो तो आप उसमें एक नीचे नोट देकर आ जाओ कि हम मान के चल रहे हैं कि ये क्रेडिट ले रहा है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। चलिए, लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि आपके मॉड्यूल में जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट बनाकर दिखाया गया इस एग्जाम्पल में, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है या एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जाम्पल विथ फिगर चेंज के साथ आता है तो आप जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट बनाएं, क्योंकि इंस्टीट्यूट से अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही आंसर को चेक करता है और आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, राइट। चलिए, तो आपको पास आ गई, कॉस्ट ऑफ परचेज आपकी निकल गई, कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आपको क्या चाहिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो सेल प्राइस हमारे पास थी 22,45,500 प्लस क्लोजिंग 2,35,000 एंड माइनस ओपनिंग तो है नहीं, परचेज हमने निकाल लिया 17,83,841 एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6,96,659। ओ माय गॉड, आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। या आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ग्रॉस मार्जिन मेथड, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन मेथड, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इस तरीके से, आपका सेल प्राइस 22,45,500, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2,35,000 माइनस परचेज 17,83,841 और इसके साथ आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 6,96,659। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 6,96,659 डिवाइडेड बाय 22,45,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा जरा निकालो भाई, मार्जिन कितना आ रहा है, निकालो निकालो, 696,659 डिवाइड बाय 22,45,500 इक्वल, ये तो आ रहा है 696,659 22,45,500 28.09 तो नहीं आ रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या हो गया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हम जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो खाली सेल प्राइस नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी जो हमें इन्वेंट्री के प्राइस पे दिया हुआ है हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक एस्टिमेटेड निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल में नहीं जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24,80,500 और ये आ जाएगा 28.09%। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है 2,35,000 माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 28.09% से इसका निकालो कितना होगा,
2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 28.09%. 2,35,000 multiplied by 28.09%. ये कौन सी कैलकुलेशन करके दे रहा है मेरे को? ठीक है, ये आ गया 66,012. इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा. माइनस करो जरा, माइनस करो भाई, माइनस करो भाई, माइनस, और माइनस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. ठीक है, 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 66,012 इज 1,68,988. ओके, या ये आपका आ गया क्लोजिंग. तो आपने क्या किया, बहुत सिंपल था, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था. आपको पहले क्या करना है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है. लेकिन याद रखना, जब इस क्वेश्चन में आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करोगे तो नीचे आप एक्चुअल सेल्स जो आपकी हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसको तो लोगे ही लोगे, साथ ही साथ सेल प्राइस और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लोगे. दोनों को इंक्लूड करके फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करोगे. बस यही एक ट्विस्ट है, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. राइट, चलो इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेंट्री टेकिंग. और ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, मैं सही बता रही हूँ, इतना लॉजिकल है ना जिसका कोई 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 भी ये नहीं है. इन्वेंट्री टेकिंग. अब आप लोग कहोगे इसमें ऐसा क्या है जो आप बोल रहे हो इतना लॉजिकल है. ठीक है, इन्वेंट्री टेकिंग. आप बुक्स कब क्लोज करते हो ये बताओ, बुक्स क्लोज कब करते हो? 31 मार्च 2023 को की होगी ना बुक्स क्लोज, करो 24 को. ठीक है, मतलब 31 मार्च को आप बुक क्लोज करते हो, ये मान के चलो. राइट, 31 मार्च को आप लोग बुक क्लोज करते हो. अब क्या हर बिजनेस में 31 मार्च वाले दिन ही स्टॉक टेकिंग हो जाती है, या आपको लगता है कि हर बिजनेस में 31 मार्च से पहले ही स्टॉक टेकिंग? तो स्टॉक टेकिंग यानी फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करना, फिजिकली स्टॉक को काउंट करना. तो ये जरूरी नहीं है कि आज 31 मार्च है मैं आज ही जाके स्टॉक को काउंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इट्स हाईली इम्पॉसिबल कि आप 31 मार्च को ही इन्वेंट्री काउंट करने बैठो, आप नहीं कर सकते. तो उस केसेस में क्या होता है कि इन्वेंट्री काउंटिंग या तो पहले हो जाती है या इन्वेंट्री काउंटिंग हम बाद में करते हैं 31 मार्च के बाद. ठीक है, मैं 2 एग्जांपल लेके चलती हूँ. मानो इन्वेंट्री काउंट हुआ ऑन 7 अप्रैल. राइट, कब हुआ? 7 अप्रैल. आप बुक कब क्लोज करते हो? 31 मार्च को. और इन्वेंट्री का काउंट क्या हो रहा है? 7 अप्रैल. अब एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं किया होगा कि नहीं मैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बिजनेस नहीं करूंगा बिकॉज मेरे को इन्वेंट्री काउंट 7 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, मैं बिजनेस नहीं करूंगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, मैं कुछ बेचूंगा नहीं और मैं कुछ खरीदूंगा नहीं. क्या ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है? क्या एक बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है? क्या वो 7 दिन का लॉस झेल सकता है? नहीं कर सकता ना, करोड़ों की बात होती है. ठीक है, छोटा बिजनेस में तो उसके लिए हजारों की बात होती है. तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा कि 7 दिन में बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को 7 तारीख को इन्वेंट्री काउंट करना है, 7 अप्रैल को. करेगा क्या? कोई नहीं करेगा. अब 1 अप्रैल से, ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं. ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता मेरे को लिखने में. क्या है भाई, डर जा. ठीक है, दूसरा कलर लेती हूँ मैं, माय फेवरेट ग्रीन. ठीक है, देखो मानती हूँ मैं 1 अप्रैल को, ठीक है, उसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 2 लाख की. राइट, 2 लाख का ओपनिंग इन्वेंट्री उसके पास था. राइट, इन्वेंट्री काउंट नहीं हुआ था, इन्वेंट्री उसने नहीं ली थी. ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है, 7 अप्रैल को जब इन्वेंट्री काउंट हुआ 7 अप्रैल को, तो उसने देखा कि 7 अप्रैल को उसके पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी वो 5 लाख की इन्वेंट्री पड़ी थी. राइट, 2 लाख की इन्वेंट्री 1 अप्रैल को थी, इसका उसको कैसे पता होगा? ठीक है ना, क्योंकि काउंटिंग तो 7 अप्रैल को हो रही है. 7 अप्रैल को उसने इन्वेंट्री काउंट करी, उसको पता चला कि 7 अप्रैल को उसके पास 5 लाख की इन्वेंट्री थी. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनते 31 मार्च की डेट पे, तो हमें ये पता करना है कि 31 मार्च को मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी। ये तो नहीं पता करना है कि 7 अप्रैल को कितनी इन्वेंट्री थी, मुझे तो पता करना है कि मेरे पास 31 मार्च को कितनी थी। अब 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच उसने 2.5 लाख की परचेज करी, ठीक है, 2.5 लाख की परचेज करी, और इसी बीच में उसने सेल भी करी। कितने की करी? 3 लाख की उसने सेल भी कर दी, ठीक है, ये उसने सेल करी। अब उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 20%। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा 31 मार्च को क्या स्टॉक था। अच्छा, अब एक दिमाग लगाना, बहुत सिंपल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके पास 7 अप्रैल को 50 पेन थे, ठीक है, और उस 50 पेन थे, और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच आपने 10 पेन खरीदे थे। सेल आपने कुछ नहीं करी। मुझे बताओ 31 मार्च को कितने पेन थे? बहुत सिंपल सी बात है, मैं 50 पेन 7 अप्रैल को थे और 1 से 7 अप्रैल के बीच 10 पेन खरीदे थे, तो 10 पेन को हटा दो तो 40 पेन मेरे पास 31 मार्च को थे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कह रही हूँ 7 अप्रैल को आपके पास 50 पेन थे, ठीक, आपने 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 10 पेन खरीदे थे, और इसी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच 20 पेन बेच दिए थे, ठीक है। तो क्या करोगे? मैं 50 पेन थे, अगर वो 20 पेन मैंने नहीं बेचे होते तो वो भी 20 मेरे पास होते, ठीक है, तो 50 और 20 70 पेन होते, और 10 मैंने नहीं खरीदे होते तो वो मेरे पास नहीं होते, तो वो 10 को हटा दो तो कितने होते? 60 होते। यानी आप क्या कर रहे हो, आपने 31 मार्च के बाद जो परचेज करी उसको माइनस कर दोगे, और जो सेल करी उसको एड बैक कर लोगे। यही कर रहे हो ना? तो हमें भी यही करना है, राइट। देखो क्या करोगे, 7 अप्रैल को आपके पास इन्वेंट्री कितनी थी? इन्वेंट्री आपके पास थी 5 लाख की, ठीक है। इसमें क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे जो भी आपने परचेज करी है। परचेज तो आपकी कॉस्ट पर ही होगी, तो आप इसी 2.5 लाख की परचेज को माइनस कर दो, ठीक, 2.5 लाख की परचेज को माइनस कर दो, और ऐड करोगे क्या? सेल को ऐड कर दोगे। अच्छा नहीं, सेल को ऐड नहीं करोगे, सेल की जगह ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब बताओ मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? सेल कितने की है? 3 लाख की है। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% हटा दोगे तो कितना होगा? 3 लाख का 20% 60,000, यही होगा ना? 3 लाख का 20% हटाओगे तो कितना होगा? यही होगा। तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो आप ये 2,40,000 को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा 5,10,000 की इन्वेंट्री मेरे पास 31 मार्च को थी। यही क्वेश्चन है इन्वेंट्री टेकिंग का। इसमें क्या हो रहा है, इन्वेंट्री टेकिंग आफ्टर क्लोजर आफ्टर 31 मार्च ना, आफ्टर 31 मार्च। अगर मैं कहूं कि इन्वेंट्री टेकिंग इसके जस्ट अपोजिट, इन्वेंट्री टेकिंग इसके जस्ट अपोजिट 31 मार्च से पहले मान लो 25 मार्च को हो रही है, राइट। 31 मार्च से पहले, ठीक पहले 25 मार्च को होगी, तब आप क्या करोगे? 25 मार्च को, अरे सर एग्जाम नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ इन्वेंट्री टेकिंग बिफोर 31 मार्च, राइट, ये हो रहा है। मतलब आपने 25 मार्च को इन्वेंट्री टेकिंग करी, ठीक है, कब करी? 25 मार्च। अब जब आपने 25 मार्च को इन्वेंट्री टेकिंग करी तो आपके पास स्टॉक कितने का था? 6 लाख का स्टॉक था। बहुत अच्छी बात है। तो क्या 25 मार्च को इन्वेंट्री टेकिंग 26 मार्च 31 मार्च तक बिजनेस नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल करोगे मैम, क्यों नहीं करूँगा, मेरा बिजनेस है, मुझे लॉस होगा। 26 मार्च से 31 मार्च के बीच आपने ट्रांजैक्शंस की। क्या क्या ट्रांजैक्शन की? आपने परचेज भी की और आपने सेल भी की। अब आपने परचेज कितने की? आपने परचेज करी 3 लाख की, ओके, मैंने परचेज करी,
और सेल कितने की करी, मैंने सेल करी 4 लाख की। ओके, अब इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 25%। 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था। अब मैं पूछ रही क्लोजिंग स्टॉक बताओ, इसमें बताओ इसमें कोई आफत है, कोई आफत है इसमें? भाई आप सीधा सोचो, आप खुद एक बिजनेसमैन हो, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। 25 मार्च को 6 लाख का स्टॉक था मेरे पास। ओके, मैंने और स्टॉक खरीदा, 31 मार्च में मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 6 लाख में से परचेजेस माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आप लोगे इन्वेंट्री, कलर चेंज करते हैं, आप लोगे इन्वेंट्री, ठीक है, आप लोगे क्या, इन्वेंट्री आपकी कितने की है, 6 लाख की है ना। इसमें परचेजेस क्या हो जाएंगी, अब परचेजेस ऐड होंगी क्योंकि 31 मार्च से पहले है, तो परचेजेस को ऐड कर दो, 3 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 4 लाख की सेल करी थी, 25% ऑफ 4 लाख माइनस करोगे, कितना आएगा, ये आप सॉल्व करोगे, देख लेना, ये आपका 3 लाख आएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, आपने 6 लाख की परचेज करी थी, ठीक है, इन्वेंट्री 6 लाख की थी, 3 परचेज 9 यानी कितना आ गया, 6 लाख आ गया। ओके, समझ आया, ठीक है। तो याद रखना कि आपने इन्वेंट्री टेकिंग कब करी है, इन्वेंट्री टेकिंग आपने 31 मार्च से पहले की है या 31 मार्च के बाद की है, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा और आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बना लिया कि परचेजेस माइनस होंगी और सेल प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थिंक अबाउट इट कि आपको क्या करना है, आपने को समय में आगे से पीछे जाना है या पीछे से आगे जाना है, ठीक है ना। पहले वाला जो मैंने एग्जांपल किया था उसमें हम टाइम में पीछे जा रहे थे और अगले एग्जांपल में हम टाइम में आगे जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अगर इसको आप फॉर्मूला देना चाहोगे तो आफ्टर का अगर फॉर्मूला देखोगे तो आफ्टर में क्या होता है, इन्वेंट्री में जो भी इन्वेंट्री होती है उसमें से परचेज माइनस होती है, सेल प्लस होती है। और अगर बिफोर होता है तो वो सिंपल होता है, इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। चलो, तो ये आपका इन्वेंट्री टेकिंग का कॉन्सेप्ट था, उसके पहले एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मेथड था। इसके साथ ही इन्वेंट्री का चैप्टर पूरा हुआ और हम अब अगले चैप्टर में मिलेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।